उत्तराखंड में एक साधु, एक सन्यासी की तरह नजर आ रहे ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ की जो गुफा कभी सन्यासियों के ध्यान और तप की जगह हुआ करती थी, वहां प्रधानमंत्री का फोटो शूट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पिछले लोकसभा चुनावों से पहले वायरल हुए इस फोटो में प्रधानमंत्री ध्यान करने का पोज करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ध्यानियों की ये गुफा अब फोटो शूट का हॉटस्पॉट बन गई है। इस गुफा में बिस्तर, बिजली, वाईफाई, गीजर और हीटर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। मोदी जी की तरह फोटो खिंचवाने के लिए इस गुफा की एडवांस बुकिंग करनी होती है। ये एक छोटा सा उदाहरण ही समझ लीजिए जो कि बताता है कि कैसे धीरे धीरे उत्तराखंड की ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहें तमाशे की जगहें बन गई हैं। इसमें शहरीकरण और सरकार दोनों का ही हाथ है। इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, चार धाम में बेकाबू भीड़ और अव्यवस्था से लोग मर रहे हैं। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। उत्तराखंड की जमीन दरकती जा रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सरकारें कभी फायदे के लिए तो कभी चुनाव जीतने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा में अंधाधुंध निर्माण को हरी झंडी दिखा रही हैं। ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या खत्म हो जाएगा उत्तराखंड? इस बात की चिंता पर्यावरणविदों को सता रही है, पर जिसके हाथ में जिम्मेदारी है वो नेता और सरकारें लगातार उत्तराखंड का दोहन करके राज्य को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ी कर चुकी हैं। चार धाम यात्रा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। चार धाम यात्रा से आ रही बेकाबू भीड़ की तस्वीरें देखने के बाद लोग यात्रियों और श्रद्धालुओं को कोस रहे हैं कि क्या जरूरत थी इतनी बड़ी संख्या में जाने की। लेकिन क्या पूरी गलती केवल इन लोगों की है? प्रशासन ने तब तक सख्ती नहीं बरती जब तक मामला बिल्कुल खराब नहीं हो गया। चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाके में रुकने की व्यवस्था ना होने के कारण लोग सड़कों पर भी रहते हुए नजर आए। प्रशासन ने दुर्व्यवस्था की खबरें बाहर आने पर सख्त कदम उठाए। व्यवस्था के लिए नहीं, खबर दिखाने वालों के खिलाफ। 15 मई को दैनिक भास्कर ने चार धाम 45 किलोमीटर का जाम, लोग 25 घंटे से फंसे, दर्शन के इंतजार में 10 की मौत शीर्षक के साथ एक समाचार लिखा था। इस खबर को लेकर उत्तरकाशी प्रशासन ने भास्कर के संवाददाता मनमीत के खिलाफ धारा 153A और 505 के तहत FIR दर्ज करा दी। इससे पहले जोशी मठ में जमीन दरकने की तस्वीरों ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। चिंतित नहीं हुई तो केवल सरकार। कारण क्या है? उत्तराखंड में लगातार आती तबाहियों के पीछे कारण है सरकार के कथित विकास वाले प्रोजेक्ट। मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना चार धाम सड़क परियोजना उत्तराखंड के ताबूत में आखिरी कील ठोकता हुआ साबित हो रहा है। इस परियोजना के लिए पर्यावरणविद भी चिंता जताते रहे हैं और उत्तराखंड के लोग भी। चार धाम सड़क परियोजना की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। बताया गया कि इसका उद्देश्य गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के हिंदू तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है। लेकिन पर्यावरण की देखी बड़ी मात्रा में पहाड़ों और पेड़ों की कटाई और सुरक्षा मानकों की नजरअंदाजी की वजह से ये परियोजना बरसात के मौसम में यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए खतरनाक और जानलेवा साबित होने लगी। भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति की गणित में उत्तराखंड एक ऐसा मोहरा है जो कि बिल्कुल सही फिट बैठता है। हिंदुत्ववादी राजनीति खेलने के लिए देवभूमि से बेहतर मैदान और क्या ही हो सकती है। यही तो कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया गया। उत्तराखंड भाजपा के हिंदुत्व का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले देखने को मिल चुके हैं। मगर अभी हम बात राजनीति की नहीं करेंगे। बात करेंगे कि कैसे राजनीति के चक्कर में सरकारों ने एक पूरे राज्य को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस चार धाम परियोजना का प्रधानमंत्री ने जोरों शोरों से प्रचार किया, उत्तराखंड में जिसके नाम पर वोट मांगे, फोटो शूट कराए, उसके कारण अब उत्तराखंड के लोगों की जान पे आ बनी है। आखिर इस परियोजना को क्लीन चिट कैसे मिल गई? इस परियोजना को क्लीन चिट मिलने में गजब का गड़बड़ झाला किया गया है।
किसी भी बड़ी परियोजना को हरी झंडी देने के लिए EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। इससे पता चलता है कि किसी भी बड़ी परियोजना का पर्यावरण पे क्या असर होगा। 100 किलोमीटर से लंबी सभी परियोजनाओं का EIA होता है, मगर 889 किलोमीटर लंबी चार धाम सड़क का EIA नहीं हुआ। आखिर ये संभव कैसे है? इसके लिए बड़ी चालाकी की गई। सरकार ने इस पूरी परियोजना को 53 अलग अलग प्रोजेक्ट में बांट दिया, जो कि सभी 100 किलोमीटर से छोटे हो गए। अब इसका मतलब यह है कि आपको EIA नहीं करना पड़ेगा, लिहाजा EIA के प्रावधान को ही बाईपास कर दिया गया। लोगों की जान से सरकार ने इस तरह से खिलवाड़ किया और पर्यावरण मंत्रालय घोड़े बेच के सोता रहा। अरे सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उत्तराखंड में पर्यावरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने 2021 में चमोली में अचानक आई बाढ़, 2023 में जोशीमठ में जमीन के धंसने और भूस्खलन की बढ़ती संख्या सहित इस आपदा के लिए भी परियोजना के कारण बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर होने वाली पेड़ों की कटाई को जिम्मेदार ठहराया था। उत्तराखंड के लोगों, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की बात को समझना अगर आपके लिए मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको हालिया बहुत ही मशहूर घटना बताती हूं, जिससे समझने में आसानी होगी। नवंबर में उत्तरकाशी टनल का ढहना राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी छाया रहा था। याद होगा आपको, जब 40 मजदूर टनल में फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चला था। ये टनल भी चार धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मजदूरों के टनल से निकाले जाने के बाद प्रशासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, पर यह बात छुपा गए कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे था। इस हादसे के पीछे कॉन्ट्रैक्टर और सरकार की मिली भगत का हाथ था। टनल बनाने का ठेका नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी पर पहले से ही FIR चल रही थी। समृद्धि एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान हादसा होने से 20 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में कंपनी पर केस दर्ज किया गया था। उत्तरकाशी सुरंग की दुर्घटना और ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेसवे हादसा दोनों ही लगभग 3 महीने के अंदर ही हुए हैं। समृद्धि एक्सप्रेसवे दुर्घटना लोगों पर क्रेन गिर जाने की वजह से हुई थी। पुलिस ने मामले में लापरवाही के कारण मौत, चोट पहुंचाना और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में लाना जैसी धाराओं में केस दर्ज किया था। निर्माण कार्य में लगी 2 कंपनियों में से एक नवयुग इंजीनियरिंग भी थी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन सरकार ने सत्ता में आने के बाद कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स को ठेका दिए जाने की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों का इल्जाम लगा करके कैंसिल कर दिया था। जिस कंपनी के हाथ 20 लोगों के खून से रंगे हों, उस कंपनी को आखिर सरकार ने ठेका क्यों दिया? इसकी पोल खुली। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट सामने आने के बाद, जी हाँ, नवयुग कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया और भाजपा सरकार ने उसे टनल का ठेका। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का ये पता चल गया कि 55 करोड़ के चंदे के बदले एक कंपनी को भाजपा सरकार ने छूट दे दी लोगों की जान से खेलने के लिए। गजब की वसूली स्कीम है भाई साहब, ऐतिहासिक है। उत्तरकाशी टनल का ढहना कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। इसमें पूरी की पूरी गलती नवयुग कंपनी की थी। कंपनी ने सारे नियमों को धता बताते हुए पूरी लापरवाही के साथ टनल में मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया था। किसी भी लंबी सुरंग को बनाते वक्त एस्केप टनल बनवाना जरूरी होता है। नियम यही कहते हैं कि एस्केप टनल बनाना अनिवार्य है, ताकि अगर कभी हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में मजदूर टनल से निकल पाएं। लेकिन कंपनी ने इस नियम पे ध्यान ही नहीं दिया और इसकी सजा मजदूरों को भुगतनी पड़ी। ये सारी बातें न मीडिया ने दिखाई और न ही सरकार ने इन खबरों को बाहर आने दिया। हिमालय के संवेदनशील इलाके में ठेकेदारों से साठ-गांठ करके सरकारें मुनाफा खा रही हैं और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी ही पीठ खुद थपथपा ले रही हैं। अगली बार जब भी उत्तराखंड से जंगल जलने, जमीन धंसने और बर्बादी की खबर आए तो जनता को कोसने से पहले एक बार इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा कि पहाड़ों की बर्बादी से आबाद कौन हो रहा है, कौन है जिसे चंदा मिल रहा है और कौन है जिसे बर्बादी के बदले वोट मिलते हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से निर्माण के नाम पर विनाश कार्य चल रहा है, उसके लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।